नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप को तेज करते हुए विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसद सड़क पर उतर गए। इस दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव एक्शन में नजर आए। अखिलेश यादव पुलिस के लगाए हुए बैरिकेड को कूदकर बीच सड़क धरने पर बैठ गए। ये सब दिल्ली में हो रहा था, संसद भवन के बाहर। पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव समेत तमाम नेताओं को हिरासत में लिया और बाद में छोड़ दिया। ये लोग चुनाव आयोग के कार्यालय तक एक विरोध प्रदर्शन निकालना चाहते थे, लेकिन बीच में रोक दिए गए। हालांकि अखिलेश यादव जो बैरिकेड कूदने की अपने उस विजुअल, अपनी उस तस्वीर की वजह से सुबह से चर्चा में बने हुए हैं, वो इससे पहले ही चुनाव आयोग पर इस मुद्दे को लेकर फायर हैं। उनका कहना है कि चुनाव आयोग की साख बहुत हद तक गिर चुकी है। हकमारी और मतमारी यानी वोट चोरी से बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करने का षड्यंत्र रच रही है। समाजवादी पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव के हवाले से कहा गया कि समाजवादी पार्टी इन साजिशों को कामयाब नहीं होने देगी और साल 2027 के चुनाव में बीजेपी और चुनाव आयोग की सांठगांठ से वोट की हेराफेरी और जबरन चोरी कतई नहीं हो पाएगी। तो क्या 2027 के लिए अखिलेश यादव ने पीडीए की अपनी बंदूक में वोट चोरी का ये बारूद भी भर लिया है? बीजेपी को घेरने या बैकफुट पर डालने के लिए ये मुद्दा अखिलेश यादव के कितने काम का है, ये जानने समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा। डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा, वो तस्वीर जिसकी बात हम कर रहे हैं, वो विजुअल जो संसद भवन के बाहर अखिलेश यादव ने पुलिस बैरिकेड को कूदकर तमाम कैमरों को दिया और जिसे हम सुबह से देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कुछ समर्थक कह रहे हैं कि ये छलांग बैरिकेड पर नहीं बल्कि डर और तानाशाही के खिलाफ थी। चलिए, ये तो एक बयान हुआ, लेकिन आप इसे कितना प्रभावी मानते हैं, ये मुद्दा और अखिलेश यादव की इसमें सक्रियता? नहीं, देखिए, ये तो सही बात है कि अखिलेश यादव ने आज जो किया वो किया, उन्होंने एक एक्ट किया, लेकिन उसका मैसेज बहुत बड़ा गया और खास तौर पे उनके समर्थकों के भीतर बहुत उत्साह है। क्योंकि देखिए, समाजवादी पार्टी का जो बेसिक था, जहां से पार्टी उठी थी और जब बढ़ी थी, वो सड़कों का आंदोलन ही था। चाहे मुलायम सिंह यादव का दौर रहा हो, या याद करते हैं अगर हम 2011-12 में, जब 11 में अखिलेश यादव लगातार धरने दे रहे थे, अपनी यात्रा कर रहे थे और उसके बाद लखनऊ में एक लाठीचार्ज हुआ था जिसमें उनके पार्टी के एक उस वक्त के युवा नेता आनंद भदौरिया के चेहरे पर पुलिस की बूट पड़ी थी और उसके बाद अखिलेश यादव ने वहां पर जो धरना और जो जिस तरह से किया था, तो वो एक तेवर था, वो जो लिगेसी का तेवर था वो दिख रहा था। उसके बाद वो सरकार में आ गए और सरकार के बाद फिर सरकार से बाहर गए। लेकिन हालिया दिनों में भी हमने देखा कि लखनऊ में JPNIC, जो जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनवाया था अपनी सरकार में, और इस वक्त वो बदहाल है। तो उसमें भी हर साल JP की जयंती पर वो जाना चाहते हैं, पुलिस रोकती है और एक दो बार वो गेट फांद के कूद भी गए। तो ये आज का जो पार्लियामेंट के सामने जो घटनाक्रम रहा, वो अखिलेश यादव के लिए नया नहीं था। लेकिन हाँ, लंबे समय से सड़क से गायब रही, सड़क के आंदोलन से गायब रही जो समाजवादी पार्टी है, उसके लिए ये एक बड़ा स्पार्क हो गया है। और खास तौर पे अखिलेश यादव के फॉलोअर्स में, या अगर पार्टी के ओवरऑल आप कंपोजिशन को इस वक्त के देखिए, तो युवा जो हैं वो ज्यादा प्रभावी हैं। वहां पर एक बड़ी फोर्स है जो है पार्टी में इस वक्त महत्वपूर्ण काम कर रही है। तो वो सब लोगों के भीतर जो है वो उत्साह, एक अट्रैक्शन और एक स्पार्क, ये तो आया है। एक तरफ पीडीए वाला अस्त्र और दूसरी तरफ आज देखिए, अखिलेश यादव ने एक और काम किया इस बीच में, खास तौर पे जब SIR का मुद्दा जब बनना शुरू हुआ और राहुल गांधी ने जब इसको लीड ले लिया,
उनको ये बिल्कुल क्लियरली समझ में आया कि ये एक बड़ा इशू है, और कल पार्लियामेंट में, कल या परसों, मतलब लास्ट पार्लियामेंट जब थी आज के पहले वाली, तो उन्होंने जो एक बयान दिया था कि मैं ईवीएम पर पहले भी भरोसा नहीं करता था, आज भी नहीं करता हूं, मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी भरोसा नहीं करूंगा, और ईवीएम की से चुनाव जीतकर सरकार में आया तो पहले ईवीएम को खत्म करने का काम करूंगा। तो वो अपना एक स्टैंड बना रहे थे, क्योंकि एक तो इंडिया अलायंस में दोनों पार्टियां साथ हैं, और दूसरी तरफ ये भी वो अपने अपने आप को सेकंड लाइनर भी नहीं दिखाना चाहते। ये भी एक बात है, क्योंकि यूपी में लीडिंग पार्टी समाजवादी पार्टी है, तो वो ये भी कहीं ये मैसेज नहीं देना चाहते कि सारी की सारी जो आंदोलन की लीडरशिप है वो पूरी तरीके से राहुल गांधी के हाथ में चली गई है। वो अपने यूपी के टेरिटरी को ये बता रहे कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं भी लीड कर रहा हूं, और वो मैसेज क्लियरली है आज। तो और दूसरी तरफ भाई एक डेडली कॉम्बिनेशन तो बन ही जाता है कि मान लीजिए लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी कांग्रेस, और में मेन अपोजिशन समाजवादी पार्टी, और अगला बैटलफील्ड जो है वो उत्तर प्रदेश ही है 2027 बड़ा बैटलफील्ड जिसको कहेंगे। बिहार में भी है, बंगाल में भी है, वो अपनी जगह पे, लेकिन यूपी सबसे बड़ा राज्य है, तो बड़े असर होते हैं इसके। ये पूछना चाह रहा था कि भले ही स्थानीय नेताओं के रुख अलग अलग रहते हों, राहुल गांधी ने एक वोट चोरी का मुद्दा उठाया पिछले हफ्ते, अखिलेश यादव ने बड़ी मजबूती के साथ उसे सेकंड किया, ये दिखाया कि मैं भी लीड में हूं। अब तमाम स्थानीय नेताओं के बार बार बयानों को एक तरफ रखिए, लेकिन अखिलेश यादव एक बार फिर इंडिया गठबंधन की एकता को अंडरलाइन कर रहे हैं। वो यूपी के वोटर को साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसी कंफ्यूजन में मत रहना, मैं हूं साथ में, इंडिया गठबंधन साथ में है और हम साथ में मिलकर लड़ेंगे। बिल्कुल, और इसके पहले एक घटना और जोड़िए इसमें, जब जाति जनगणना वाली बात राहुल गांधी ने जब उसको उठाना शुरू किया, तो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तो पहले से मांग रही है जाति जनगणना की, तो वहां पर भी दोनों कॉमन लाइन पर आए। और बीच में ये जरूर है, देखिए जो ये कांग्रेस के भीतर एक ऐसा धड़ा है, और खासतौर पे यूपी कांग्रेस के भीतर जो वास्तव में समाजवादी पार्टी के साथ बहुत कंफर्टेबल नहीं होता है, तो वो पूरी कोशिश समय समय पर करता रहता था ऐसे बयानों के जरिए या ये। और आपको याद होगा नीरज जी, इसी शो में मुद्दे की बात में हर बार हम लोगों ने मैंने ये बात कही है कि उत्तर प्रदेश में ये गठबंधन चलना है, और 27 ही नहीं 29 तक चलना, 29 के बाद का मैं नहीं कह सकता। तो ये कोशिश हुई कांग्रेस के भीतर से कुछ नेताओं से, लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी, या अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी की जो ट्यूनिंग बनी रही, एक अंडरस्टैंडिंग बनी रही, उसने कभी इसको हवा नहीं देने दिया। और आप अगर देखिए तो मोर और लेस एक बड़ी सिमिलर लाइन है, और अब दोनों पार्टियों ने यहां पर भी एक अंडरस्टैंडिंग, मतलब कॉमन लाइन दिख रही है, इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि कुछ समय पहले तक कांग्रेस के भी तमाम नेता कुछ न कुछ और बोल देते थे, ऐसा बोल देते थे कि मतलब सब डिबेट उखड़ जाती थी, सारा जमा जमाया काम उखड़ जाता था। और अगर आप कुछ साल पहले देखिए, समाजवादी पार्टी में भी शिवपाल यादव ने जिस तरीके से किया, या बीच में अपर्णा यादव ने जिस तरीके से बोलना शुरू किया, ये सब भी नुकसान करता था। लेकिन अब अगर आप देखिए तो समाजवादी पार्टी का भी कोई प्रवक्ता उस लाइन से डेविएट करता नहीं मिलेगा, और अब कांग्रेस का भी कोई प्रवक्ता उस लाइन से डेविएट नहीं करता हुआ मिलेगा जो उनके टॉप लीडरशिप की लाइन है। तो ये एक अपने पार्टियों के भीतर नियंत्रण कहिए, सुधार कहिए, या हाँ नियंत्रण ही ज्यादा अच्छा शब्द है, वो तो बना लिया है दोनों नेताओं ने इतना इस कदर कि कोई जो है, आप देखिए ना, ये पूरा पार्लियामेंट का सेशन चला और चल रहा है, लेकिन दिग्विजय सिंह बोलते हुए कहीं नहीं दिखाई दिए। अक्सर दिग्विजय सिंह के बयान असहज करते थे। शशि थरूर राज्यसभा में नहीं बोल रहे, बहुत कोई लंबा भाषण उन्होंने नहीं दिया, यदा कदा कुछ टिप्पणियों के अलावा। वो इसलिए
कि पार्टी नेतृत्व ने तय कर दिया है कि ये सारे लोग जो बोलते बोलते कुछ ना कुछ सेल्फ गोल मार देते हैं या कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसको लेकर के बीजेपी को एक एज मिल जाता है, वो नहीं होने देंगे। और इसी तरह उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन को आप देखिए, तो वो ये भी एक रेक्टिफिकेशन पार्टी के भीतर, दोनों पार्टियों के भीतर हुआ है, जिसकी लाइन एकदम अंडरस्टैंडिंग बड़ी कॉमन है। तो जाति जनगणना से शुरू हुआ मामला और उसके बाद SIR पे और वोट चोरी के ऊपर आना, अपने स्पोक्स पर्सन या अपने दूसरे लीडर्स को बहुत नियंत्रण में रखना। आप देखिए उत्तर प्रदेश में शिवपाल यादव का भी कोई ऐसा बयान नहीं आ रहा है या कोई बयान ही नहीं आ रहा है, लिटरली बहुत हार्डली कभी कुछ बोल देते तो बोल देते। सो वो जो नियंत्रण है वो काम कर रहा है। जो नियंत्रण नहीं था तो बीजेपी को काफी स्पेस मिलता था इन पार्टियों को बैकफुट पर ढकेल देने का। तो ये भी एक अंडरस्टैंडिंग टॉप लीडरशिप की दिखाई दे रही है कि अब लाइन बड़ी क्लियर हो रही है, कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स नहीं दिख रहे हैं और एक दूसरे की लाइन को सपोर्ट करने वाला जो स्ट्रेटजी है वो बहुत साफ दिख रहा है। आप देखिए पार्लियामेंट में भी देखा था। आसान भाषा में कहें तो आपकी जो बात है, मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करता हूं। आप कह रहे हैं कि वोट चोरी का जो मुद्दा है या अखिलेश यादव की जो बैरिकेड कूद छलांग है, ये सब सिंबॉलिक मोमेंट्री चीजें हैं। लार्जर पिक्चर ये है कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में एक है और बीजेपी को बैकफुट पर डालने के लिए, बीजेपी के खिलाफ मजबूती से खड़ा होने के लिए उनके बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिल्कुल कंफ्यूजन तो नहीं है, ये तो एक बात है। और दूसरी बात ये कि इसको वो इस मैसेज को कन्वे करने में भी कहीं कसर नहीं हो रही। आप देखिए पार्लियामेंट में जो जब सिटिंग रह रही है, आप देखिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी मोर लेस टाइम आगे की सीट पे साथ में बैठ रहे हैं। राहुल गांधी का भाषण होता है, अखिलेश यादव में थपथपाते हैं। अखिलेश यादव का भाषण होता है तो ये जो EVM वाला जो मैं बयान बता रहा हूं, उस वक्त राहुल गांधी ने उसको बैक किया। तो अब ये विजुअल्स भी मैसेज देते हैं ना, ये विजुअल्स बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग बड़ी क्लियर है। अब जो लोग अलग अलग बीच में लाइन बनाने की कोशिश कर रहे थे कि BSP और ये और वो अब ठंडे पड़ गए। तो अब अलायंस की पिक्चर तो साफ है और मुझे लगता है कि ये जुगलबंदी जो है वो चलेगी, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में, पिछले 2024 के चुनाव में इसने सफलता का स्वाद भी चखा है। तो दोनों को फायदा हुआ और ओवरऑल इंडिया अलायंस को तो जबरदस्त फायदा हुआ यूपी में। बिल्कुल, वो छोड़ना नहीं। बिल्कुल सही। अखिलेश यादव और राहुल गांधी संसद के अंदर साथ साथ नजर आते हैं। तो आज भी मैं देख रहा था जो तस्वीरें आई, सड़क पर बैठे हुए हैं सांसद, तो उसमें प्रियंका गांधी और डिंपल यादव जो हैं वो एक ही फ्रेम में थी। तो वो भी कहीं ना कहीं एक मैसेजिंग तो होती ही है इन सब चीज़ों की, ये इत्तेफाकन हो रही हो या सोच समझ के हो रही हो। अगले मुद्दे पर चलते हैं उत्कर्ष जी, कि आज की खबर है कि यूपी के फतेहपुर में एक मकबरे पर बड़ा बवाल, पथराव, भयंकर टेंशन, तोड़फोड़ का माहौल है। हिंदू संगठन मंदिर होने का दावा कर रहे हैं उस मकबरे का। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये तो 200 साल पुराना मकबरा है। कुल मिलाकर बात ये कि संभल हुआ था, थोड़े दिन शांति रहती है, फिर ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा कहीं ना कहीं से सामने आ जाता है। आपको क्या लगता है कि ये इत्तेफाकन होता है ये, या फिर ये उत्तर प्रदेश की तासीर में है कि भैया बाकी चीज़ें होती रहेंगी लेकिन ले देकर ये हिंदू मुस्लिम तनाव का मुद्दा तो बीच बीच में आएगा सामने? नहीं, देखिए तासीर तो उत्तर प्रदेश की ये नहीं थी। कुछ दिनों से जरूर बन गई है, फ्रीक्वेंसी बन गई है, लेकिन टाइमिंग्स को देखिए। मैं आज की घटना को बहुत डेलिब्रेट मानता हूं। मैं डेलिब्रेट इसलिए मान रहा हूं क्योंकि हेडलाइंस आपको छीननी है और उस लाइन पर छीननी है जो आपकी लाइन है। आज ही ऐसा क्यों हुआ?
देखिए, जब चीजें बिगड़ती हैं ना तो बहुत सारे संदेह खड़े होते हैं, और राजनीति में अनायास कुछ नहीं होता है। अचानक ऐसा नहीं हुआ कि वो 200 साल पुराना मकबरा जो है वो अचानक ही मंदिर महसूस होने लगा। लेकिन अब सवाल ये कि आज तो पूरी लाइमलाइट सड़क पे है, संसद के सामने सड़क पे है। तो कैसे इसको डेविएट किया जाए, कैसे इसको बदला जाए? क्योंकि यूपी में असेंबली भी चल रही है, असेंबली में भी कुछ ऐसा एजेंडा होना चाहिए जिसके ऊपर विवाद हो, जिसके ऊपर वो हो, और मुख्यमंत्री उसके ऊपर बोलें, और वो जो बोलते रहे हैं ऐसे मसलों पर हमेशा वही बोलेंगे, तो वो भी एक अपना मैसेज आगे बढ़ाने का मामला है। देखिए, रहा सवाल किसी मकबरे को अचानक मंदिर कह देना या किसी बिल्डिंग को कुछ कह देना, ये तो आपके मतलब किसी के मन की बात है, दिमाग का फितूर है। एविडेंसेस क्या है नहीं है, हमने देखा कि अयोध्या में इतना बड़ा विवाद, इतने सालों तक चला विवाद, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एविडेंस के ग्राउंड पे कुछ नहीं कर पाया, उन्होंने सेटलमेंट के ग्राउंड पे काम किया, फैसला दिया। तो ऐसे मसलों में आप देखिए, आगरा में ताजमहल को लेके कितना वो चल रहा है, तेजो महालय और ताजमहल, मतलब नाम भी जोड़ लिया गया, मुकदमा भी चल रहा है, ASI सर्वे भी कर रही है, चल रहा है। तो अब आपको करना क्या है? आपको तो खाली बस वो कर देना है। ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर बनारस में देखिए कितना लंबा विवाद कितने सालों से चल रहा है, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का। तो ये काशी, मथुरा, अयोध्या तो ही ने तो शुरुआत की थी ना बीजेपी की पावर के जर्नी की। और अगर अयोध्या में उस वक्त घटनाक्रम वैसा ना होता तो शायद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस दे नहीं रही थी कभी। तो स्ट्रेटजी जो है वो एक कम्युनल डिवाइड बनाए रखने की है। उसके लिए इस तरह के आउटफिट्स हैं जो टाइम टू टाइम खड़े हो जाते हैं और कहीं कुछ कर देते हैं, और ये मतलब ऐसे ऐसे संगठन अचानक निकलते हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई वो नहीं है, शुरुआत वो करते हैं और बाद में फिर BHP और इस तरह के संगठन आके उसको टेक ओवर कर लेते हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी है। मुझे नहीं लगता, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि यूपी की तासीर इस तरह की है, नहीं तो पता चलता कि हर शहर में तमाम मकबरे हैं, तमाम इमामबाड़े हैं, तमाम मज़ारे हैं, तो सब पर धावा बोल दिया होता। तो वो टाइमिंग्स को देख के आज तो ऐसे ही लग रहा है कि हेडलाइंस को मैनेज करने या हेडलाइंस को छीनने की कोशिश में आज ये काम किया गया है। कुल एक तरफ PDA के लिए कोई ना कोई मुद्दा सामने आ जाता है PDA को लेकर, तो दूसरी तरफ ये संभल हुआ था और अब हम ये फतेहपुर की शक्ल में आज बड़ी बेचैन करने वाली तस्वीरें देख रहे हैं। हाल में उत्कर्ष जी, आपसे इस मुद्दे पर बात नहीं हुई, हाल में स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हुआ, उन्हें थप्पड़ मार दिया माला पहनाते हुए किसी ने, और स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जाति देखकर हमला किया जा रहा है। उन्होंने कई बायान दिए, उन्होंने बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया, ठाकुर बनाम दलित बनाने का, ठाकुर बनाम PDA बनाने का इसको बयान दिया। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य भले ही अखिलेश यादव की पार्टी में नहीं है, भले ही वो अखिलेश यादव के साथ नहीं है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, उनके ऊपर अगर इस तरीके से हमला होता है तो क्या ये भी PDA के पौधे में खाद डालने का काम करेगा आने वाले दिनों में? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का जो ओरिएंटेशन रहा है, जो बहुजन समाज पार्टी से वो निकले हैं, तो वहाँ पे तो मनुवाद और ब्राह्मणवाद के खिलाफ ही ट्रेनिंग उनकी हुई थी। और जब वो आए समाजवादी पार्टी में और उसके बाद दोनों रामचरितमानस की उन चौपाइयों का हवाला दिया, और उसके बाद फिर जो उनके खिलाफ तमाम राजू दास से लेके और तमाम और हिंदू पुजारियों ने बयान दिए, तो और स्वामी प्रसाद पे ये पहला हमला तो है नहीं। लखनऊ के ताज होटल में राजू दास के साथ उनकी मारपीट हुई, कुशीनगर में उनके ऊपर हमला हुआ, और अब ये हमला हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य अब इस वक्त
पॉलिटिकल पोजीशनिंग जो उनकी है पार्टी वाइज वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, और ऐसी घटनाओं से ऐसा भी नहीं कि उनका वोट बढ़ जाएगा, उनका वोट। लेकिन समाज में जब चर्चा होती है तो ये लाइन चल रही है, और इस वक्त जो दलित पिछड़ों पर अत्याचार और जो ब्राह्मणवाद मनुवाद के आरोप लग रहे हैं सरकार से लेके और जमीन तक, तो उसको जरूर ये इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं दिमाग बदलती हैं, और जब दिमाग बदलती हैं तो वोट जाके वो वहीं पड़ता है जो इस मुद्दे की रहनुमाई कर रहा हो। तो मुझे लगता है कि ऐसी घटनाएं अगर होंगी तो ये बीजेपी को नुकसान करेंगी एक तरीके से, इसलिए कि बीजेपी पहले ही ये खतरा उसके ऊपर मंडरा रहा है कि दलित और ओबीसी वोटर्स में सेंध लग रही है, कमजोर पड़ रही है वहां, और ऐसी ऐसी घटनाएं और हो जाएंगी तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा संभालना। और तब और मुश्किल हो जा रहा है जबकि पार्टी लीडरशिप जो है, मतलब इस वक्त बीजेपी संगठन में तो कोई लीडरशिप विजिबल दिखाई नहीं दे रही है, बहुत स्पष्ट बात मैं कर रहा हूँ, जो है वो ले दे के सरकार है। तो सरकार के मुखिया को इन सब चीजों में सबसाइड करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वो तो और थोड़ा सा आहुति देते हैं। तो वो नुकसान ही हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को, उसका कहीं से फायदा नहीं होने वाला है। एक और मुद्दा उत्कर्ष जी जिस पर आपसे बात करना जरूरी है कि पिछले दिनों मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की गिरफ्तारी हो गई। मऊ सदर की सीट पर चुनाव होगा या नहीं इस पर सस्पेंस है, लेकिन फिर भी संभावित चुनाव होगा, इसे लेकर तमाम पार्टियों की अपनी अपनी तैयारियां हैं। उमर अंसारी की गिरफ्तारी के बाद ये कहा गया कि क्या अब अंसारी परिवार का दबदबा मऊ सीट पर खत्म हो जाएगा। कुल मिलाकर आप इस घटनाक्रम को मऊ के संभावित उपचुनाव और पूर्वांचल की राजनीति पर कैसे देखते हैं? देखिए, मुख्तार अंसारी एक सिंबल थे। मुख्तार अंसारी को सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक प्रतीक के रूप में चुना था, और मुख्तार अंसारी को जेल भेजना, मुख्तार अंसारी के जो उनके सहयोगी थे जिनको सरकार भी कागजों में गिरोह कहा गया है, उनको उनके ऊपर कुर्की करना, मुख्तार की तमाम संपत्तियों को कुर्की करना, और उसके बाद मुख्तार अंसारी की मौत, फिर अब्बास अंसारी का, उनके बड़े बेटे का की गिरफ्तारी, फिर जमानत, फिर गिरफ्तारी, और उसके बाद फिर अब उमर, जिनका कोई इस तरह का बहुत पुराना रिकॉर्ड रहा नहीं। तो ये बड़ा क्लियर है कि उस सिंबल के जरिए ये बताया जा रहा था कि भाई हमने जो है एक बड़े मुसलमान चेहरे को देखो कैसे क्रश किया। हालांकि ये मैं बार बार कहता हूं कि जो लोग भी गाजीपुर को जानते हैं, जो लोग भी यूसुफपुर को जानते हैं, वो ये जानते हैं कि मुख्तार अंसारी कभी मुसलमान वोटों के भरोसे चुनाव नहीं जीतते थे, और उनकी अपनी जो कंस्टिट्यूंसी है, खासतौर पर मोहम्मदाबाद, जो उनकी फैमिली का जो वो घर है, यूसुफपुर मोहम्मदाबाद कहते हैं उसको, वहाँ पे तो मुस्लिम आबादी उतनी है भी नहीं जो डिसाइड कर पाए। लेकिन चूंकि मुख्तार अंसारी एक सिंबल थे, और अब जब बाई इलेक्शन होना है और उसमें भी ये बात कहीं ना कहीं है कि वो सिंपैथी वेव अंसारी फैमिली को मिल सकती है, उसका फायदा मिल सकता है, तो फिर उस परिवार के लोगों को चुनाव में उतरने से एक एक करके, मतलब जब जेल में ही रहेंगे या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो जाएगी तो फिर आप चुनाव लड़ेंगे कैसे। तो वो एक रणनीति है। अब सवाल ये है कि मऊ का बाई इलेक्शन होगा तो फिर उसमें उतरेगा कौन। चर्चा ये है कि मुख्तार अंसारी के जो सबसे बड़े दुश्मन रहे ब्रजेश सिंह, उनको उनका या उनके परिवार से किसी को लाया जाए तो वो फिर एक तरीके से उस पुरानी राइवलरी को, अब की मतलब वो माफिया राइवलरी को हिंदू मुसलमान की राइवलरी बना के प्रोजेक्ट किया जाए, और ये इंश्योर किया जाए कि मुख्तार का रिप्रेजेंटेशन वहाँ से चुनाव हारे, और फिर वो एक बड़ा मैसेज कि हमने साहब गढ़ ही ध्वस्त कर दिया। तो ये एक लाइन है और इस लाइन पे काम हो रहा है। तो अब
देखिए लड़ता कौन है, अभी तो इलेक्शन की डेट्स डिक्लेयर नहीं हुई, नोटिफिकेशन हुआ नहीं है, लेकिन जो लामबंदी है वो इसी तरीके से इसी लाइन पे चल रही है। नहीं, बिल्कुल तमाम राजनीतिक घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनावों की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। देखने में वो चुनाव भले ही 2027 यानी 450-500 दिन दूर नजर आता हो, लेकिन बहुत करीब भी नजर आता है। लेकिन दोस्तों, आज की जो तस्वीर है वो वही है कि जब संसद भवन के बाहर पुलिस के बैरिकेड को अखिलेश यादव ने फांदा, कम से कम उनकी पार्टी के अंदर, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह है और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता ये दावा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव ने संदेश दिया है कि 2027 के चुनाव के लिए बीच में, इस 2027 के चुनाव के रास्ते में जो भी बैरिकेड आएंगे, जो भी सियासी बैरिकेड आएंगे, उन्हें इसी तरह फांद कर पार करना है और चुनाव में जीत हासिल करनी है। ये संदेश अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को देने की कोशिश की है। तो आने वाले दिनों में ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या शक्ल अख्तियार करता है और इससे जुड़ी हुई क्या क्या घटनाएं होती हैं, हमारी नज़र उस पर बनी रहेगी। आज हमारे साथ कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। नमस्कार।